गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट पीरियड में इतिहास में पार्ट 2 शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत यह लेसन रीड किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि शिवाजी महाराज से पहले भारत में किन किन राजाओं की सत्ताएं थी। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो पाल विख्यात राजवंश था 8वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद में मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताएं थी जिन्होंने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक अपने सत्ता का विस्तार किया था। उसके बाद हमने उत्तर भारत के राजपूत वंश में देखा था जिसमें गढ़वाल वंश और परमार वंश महत्वपूर्ण थे। और राजपूतों में जो चौहान वंश है उसमें पृथ्वीराज चौहान यह सबसे पराक्रमी शासक था, जिसका नाम आप सुनते भी हो और उसका प्रोग्राम भी टीवी पे आता है जो आप देखते हो। ठीक है, उसमें तराई नामक जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने तराई नामक स्थान पर प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन तराई में जो दूसरा युद्ध हुआ उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उत्तर भारत के बाद में हमने देखा था तमिलनाडु के चोल वंश के जो राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम थे ये असाधारण महत्व रखते थे और चोल शासकों से नौसेना के बल पर उन्होंने मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया था। उसके बाद कर्नाटक के होयसड़ वंश के विष्णुवर्धन राजा ने पूरे कर्नाटक को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के जो गोविंद तृतीय थे उनके कार्यकाल में राष्ट्रकूट की जो सत्ता थी वह कन्नौज से लेकर तो रामेश्वर तक फैली हुई थी। बाद में जब कृष्ण तृतीय आए तो उन्होंने इलाहाबाद तक का भी प्रदेश जीत लिया और महाराष्ट्र के इसमें मिला लिया। फिर शिलाहारों के 3 वंश थे जो पश्चिम महाराष्ट्र में निर्माण में उदित हुए। उसमें पहला वंश जो था वो कोकण में ठाणे और रायगढ़, और दूसरा वंश जो था वो दक्षिण कोकण पर, और तीसरा वंश जो था वो कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा था कि जो शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र में यादव लोगों की राजसत्ता बहुत वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती है, जिसमें जो यादव वंश का शासक था वो भिल्लम पंचम राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी, जिसने कृष्णा नदी के पार अपने सत्ता का विस्तार किया था। अब यादवों का शासनकाल यह मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है और इसी यादवों के कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदाय का भी उदय हुआ था। इसके बाद हमने देखा था पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण, यानी पश्चिम और उत्तर दिशा में पश्चिमोत्तर दिशा में किस प्रकार से आक्रमण हुआ और लोग किस तरह से भारत में आए और उन्होंने किस राज्य को अपने कब्जे में अपने अधीन कर लिया। उसमें हमने देखा था कि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट, यादव जैसे स्थानीय घराने की सत्ता तो थी, लेकिन फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा से आए हुए जो आक्रमणकारी थे उन्होंने उठाया और उन्होंने वहां की जो स्थानीय सत्ताएं थी उसको जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। अब उसी बीच में मध्य पूर्व में अरब सत्ता जो थी उसका भी उदय हुआ और अरब सत्ता जो थी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश जो थे वो भारत की ओर आ गए और 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम इसने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और सिंध के दाहिर जो राजा थे उसके प्रतिकार को निष्फल किया और जो सिंध प्रांत था उसको अपने अधिकार में कर लिया, उसको सिंध प्रांत को जीत लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासम इसने। फिर इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो अरबी लोग उन्होंने भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ और बाद में मध्य एशिया से भी तुर्की, अफगानी और मुगल भारत में आए, उन्होंने भी भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसके बाद हमने देखा था कि 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों ने भी आक्रमण किया और उन्होंने भी अपनी सत्ता का विस्तार किया और भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक वो लोग आ पहुंचे। गजनी का सुल्तान मोहम्मद इसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया और आक्रमण में उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के कुछ संपन्न मंदिर को लूटा और वहां की विपुल संपत्ति अपने साथ में ले गया। और जो बख्तार खलजी था उसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था उसको पूरी तरह से
पूरा ग्रंथालय उसने जला डाला। इसके बाद हमने देखा था उत्तर की सुल्तानशाही किस प्रकार की थी। तो उत्तर के सुल्तानशाही में हमने देखा था कि ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के जो गोर थे, गोर के सुल्तान मोहम्मद गौरी, इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। कब? 1175 और 1178 में। किसने? अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद ने कहाँ पर आक्रमण किया? भारत पर। भारत में जीते हुए जो प्रदेश थे, प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति कर ली कि जो प्रशासन जिस भाग को उसने भारत के भाग को जीता था, उस भाग को चलाने के लिए उसने किसकी नियुक्ति की? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद गौरी जो था उसकी मृत्यु होगी। तो उसकी मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधिपत्य में भारतीय जो प्रदेश जो उसके अधीन था उसको स्वतंत्रता पूर्वक चलाना उसने प्रारंभ कर दिया। और जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह एक गुलाम था, फिर भी वह दिल्ली का सुल्तान बना। यानी वो गुलाम होने के बावजूद भी दिल्ली का सुल्तान बना। और ईस्वी सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद में इब्राहिम लोदी था, वो अंतिम सुल्तान था। उसके स्वभाव में बहुत सारे दोष थे, बहुत सी खामियां थी, तो उसने अनगिनत उसके शत्रु बन गए। और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने काबुल के जो मुगल सत्ताधीश थे बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसके साथ में जो सुल्तानशाही थी उसका अंत हो गया। उसके बाद हमने देखा था विजयनगर राज्य। तो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। इसके कार्यकाल में दिल्ली जो थी वह केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। तो उसी से विजयनगर और बहमनी, यानी जो दिल्ली की जो केंद्रीय सत्ता थी उसमें उसके विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह है और उसी की वजह से विजयनगर और बहमनी ये दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। और दक्षिण भारत के दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, दिल्ली की सुल्तानशाही की सेवा में सरदार थे। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण की राजनीतिक अस्थिरता उसमें निर्माण होगी, जिसका फायदा हरिहर और बुक्का ने उठाया, उसका लाभ हरिहर और बुक्का ने उठाया। और ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना हो गई। अब वर्तमान कर्नाटक का जो हम्पी नगर है, अभी हम्पी नगर उस समय विजयनगर की क्या थी? राजधानी थी। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बना, प्रथम राजा बना। और हरिहर के बाद में उसका भाई बुक्का जो सत्तासीन हुआ और रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का ने अपने अधिकार में, आधिपत्य में कर लिया। उसके बाद हमने देखा था कृष्णदेवराय। ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेवराय यह विजयनगर का शासक बना है ना। हरिहर और बुक्का के बाद में कृष्णदेवराय 1509 में विजयनगर के शासक बना। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद बहमनी सुल्तान महमूद शाह इसके नेतृत्व में एकत्रित होकर सुल्तानों के जो सैन्य संघ था उसने पराजय की, सैन्य संघ की उसने क्या की? पराजय की, उसको हराया। और कृष्णदेवराय के कार्यकाल में ही विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर तो पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर तो दक्षिण में हिंद महासागर तक इतना फैल गया। लेकिन ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। जो कृष्णदेवराय था वो बहुत ही विद्वान था और उसने तेलुगु भाषा में राजनीति के संबंधित आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ भी लिखा था। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण कार्य भी हुआ। किसके समय? कृष्णदेवराय के समय 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर, इसका निर्माण कार्य कब हुआ? कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय। कृष्णदेवराय के बाद में विजयनगर राज्य की जो शक्ति थी वो कम हो गई, घटती गई।
और वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालिकोट में एक और आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक रामराय, इनके बीच में 1565 में युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई और उसके बाद विजयनगर राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बाद में आया बहमनी राज्य। मोहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए, अब जो मोहम्मद तुगलक था उसका जो प्रभाव था उसको पूरी तरह से बर्बाद उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के जो सरदार थे उनमें विद्रोह हुआ और इन सरदारों का जो प्रमुख था उसका नाम था हसन गंगू। सरदारों का प्रमुख कौन था? हसन गंगू था। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित किया, यानी हराया और ईस्वी सन 1347 में नए राज्य का निर्माण किया जिसे बहमनी राज्य कहते हैं। 1347 में क्या किया उसने? दिल्ली के सुल्तान की सेना को हराया और 1347 में ही उसने बहमनी नया राज्य बहमनी राज्य का उदय किया। जो हसन गंगू था वह बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना और उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी की स्थापना की। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पर महमूद गवा। महमूद गवा जो था वो बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक कौन था? महमूद गवा। इसको अंडरलाइन करेंगे। महमूद गवा ने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली भी बनाया। सैनिकों को जागीर देने के स्थान पर उसने नकद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को जागीर दी जाती थी पहले, तो महमूद गवा ने सैनिकों को जागीर न देते हुए उनको नकद वेतन, जो हम बोलते हैं ना इनकम जो हम देते हैं हर महीने में पैसा देते हैं हाथ में, तो वो नकद वेतन देना किसने शुरू किया? महमूद गवा ने। उसमें फिर सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। सैनिकों में पहले अनुशासन नहीं था, तो महमूद गवा ने सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया और भू राजस्व प्रणाली में सुधार भी किया। बिदर में अरबी और फारसी विद्याओं के अध्ययन हेतु बहुत सारे मदरसा भी स्थापित किए। बिदर में अरबी और फारसी यानी लोग सीख पाए, पढ़ाई कर सके, इसलिए अरबी और फारसी जो विद्याएं थी उसको पढ़ने के लिए उसने मदरसा स्थापित किए। कहाँ पर? बिदर में। महमूद गवा के बाद में बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। अब महमूद गवा जब उसकी मृत्यु होगी तो महमूद गवा के बाद में बहमनी जो सरदार थे उसमें गुटबंदी, है ना, अलग अलग ग्रुप बन गए और विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में चलने वाला जो संघर्ष था, संघर्ष का बहमनी राज्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा, है ना। अगर कोई एक बात होती है उसमें एक राज्य में अगर संबंध खराब होते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं, दो ग्रुप के बीच में विवाद होता है जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो सेम वैसा ही हुआ कि महमूद गवा के बाद में बहमनी सरदार में ग्रुप बन के गुटबंदी बढ़ने लगी और विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का बहमनी राज्य पर बहुत बुरा परिणाम हुआ और विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। जो महमूद गवा की वजह से सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया गया था वह खत्म हो गया। बहमनी राज्य का विघटन हो गया और बहमनी राज्य के वराड की इमाद शाही यानी बहमनी राज्य का अलग अलग भागों में उसका टुकड़े हो गया, अलग अलग भागों में बढ़ गया बहमनी राज्य, जिसमें वराड की इमाद शाही, बिदर की बरीद शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही, ये 5 खंड बन गए। यानी बहमनी राज्य के कितने खंड बन गए? 5 खंड बन गए। कौन कौन से? वराड की इमाद शाही पहला, दूसरा बिदर की बरीद शाही, तीसरा बीजापुर की आदिल शाही, चौथा अहमदनगर की निजाम शाही और 5वां गोलकुंडा की कुतुब शाही। इस तरीके से बहमनी राज्य का 5 खंड में रूपांतरण हो गया। ओके, समझा? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मुगल सत्ता। मुगल सत्ता किस तरह की थी, उन्होंने क्या क्या किया, वो हम पढ़ेंगे मुगल सत्ता के बारे में। ईस्वी सन 1526 में, है ना,
ईस्वी सन 1526 में दिल्ली की सुल्तान शाही समाप्त हुई और वहां मुगल सत्ता की स्थापना हुई। यानी 1526 में दिल्ली की जो सुल्तान शाही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और सुल्तान शाही की जगह पर मुगल सत्ता की स्थापना हुई। कब? 1526 में। इसको आपको अंडरलाइन करना है, एक वाक्य में या खालिस्तान में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मुगल की सत्ता में सबसे पहले बाबर, मुगलों की सत्ता में बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर मुगल सत्ता का संस्थापक था। यानी बाबर जो था वह मुगल सत्ता का संस्थापक, यानी मुगल सत्ता को किसने निर्माण किया, किसकी वजह से निर्माण हुआ मुगल सत्ता का? तो बाबर की वजह से। ठीक है। तो बाबर कौन था? मुगल सत्ता का संस्थापक था। वह यानी कौन? बाबर मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना राज्य का शासक था। जो बाबर था वह मध्य एशिया में अभी जो उज्बेकिस्तान के फरगाना है उस राज्य का कौन था? राजा था, शासक था। भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुन रखा था। पहले सबको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए भारत में जो संपन्नता थी और संपत्ति इतनी थी उसके बारे में बाबर ने सुन रखा था। इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की प्लानिंग की, योजना बनाई। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी, दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी। ये कौन था? सुल्तान था। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी यह सुल्तान था और वह राज्य प्रशासन चला रहा था। दिल्ली राज्य का प्रशासन कौन चला रहा था? इब्राहिम लोदी। सुल्तान शाही के अंतर्गत पंजाब प्रदेश में दौलत खान लोदी प्रमुख अधिकारी था और जब सुल्तान शाही थी उस समय पंजाब प्रदेश में दौलत खान लोदी यह इसके प्रमुख अधिकारी था। कहाँ का? पंजाब प्रदेश। ठीक है। इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी के संबंधों में फिर संघर्ष प्रारंभ हो गया दोनों में और दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। अब वही होता है ना, दोनों के बीच में अगर शत्रुता आ जाए तो किसी न किसी के साथ में वो हाथ मिला ही लेता है। तो सेम वही हुआ, इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी के बीच में जब संघर्ष हुआ तो दौलत खान ने बाबर को भारत में बुला लिया, आक्रमण करने के लिए बुला लिया, आमंत्रित कर लिया और इस अवसर का लाभ उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर लिया। दिल्ली में सबसे पहले ना तो भारत के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए अब जो इब्राहिम लोदी था, दौलत खान ने बुला लिया था ना, तो अब इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को लेकर चल पड़ा बाबर से आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए। अब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में उसका बाबर के साथ में युद्ध हुआ। कब हुआ? इसको अंडरलाइन करोगे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में किसका? इब्राहिम लोदी का। किसके साथ? बाबर के साथ में क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ में युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रभावी उपयोग किया। तोप खाने का, तोप पता है ना सबको, उसका पहली बार बाबर ने भारत में पहली बार उसका उपयोग किया। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया, हरा दिया और यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। आप सुनते हो, नाम आपने सुना भी होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इब्राहिम लोदी के साथ में बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ पानीपत में, वह प्रथम युद्ध, उसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। जो कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था ये। ठीक है। अब इस युद्ध के बाद में मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित कर लिया। अब पानीपत का युद्ध होने के बाद में जो मेवाड़ का राणा सांगा था उसने जितने भी राजपूत राजा थे उनको एकत्रित कर लिया और बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बाबर और बाकी के जितने भी राणा सांगा के और बाकी के राजा थे, राजपूत राजा, इनके बीच में खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी बाबर ने तोपखाना और आरक्षित सेना ने प्रभावशाली कार्य किया। तोप पे थी उस बाबर के पास में, उसका उसने उपयोग किया और राणा सांगा की सेना उस समय तोप
खाने की वजह से हार गई। ईस्वी सन 1530 में बाबर की फिर मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु कब हुई? ईस्वी सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अकबर मुगल वंश में सबसे अधिक पराक्रमी और कार्यक्षम शासक था। अकबर, बाबर के बाद में कौन आया? अकबर आया। ठीक है, तो अकबर जो था वो मुगल वंश में सबसे अधिक पराक्रमी और कार्यक्षम शासक राजा था। अकबर ने संपूर्ण भारत को, पूरे भारत को अपने छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। पूरे भारत पर अधिकार करने का उसने प्रयास किया। किसने? अकबर ने। इस प्रयास में उसको विरोध भी हुए, बहुत से लोगों ने उससे टक्कर भी ली। तो उसमें महाराणा प्रताप जो है, आपने नाम सुना है, महाराणा प्रताप का नाम सुना है सबने। उसके बाद में आप 8 पेज नंबर पर देखो, महाराणा प्रताप। उसके बाद में चांद बीबी, महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती द्वारा अकबर के विरुद्ध किया गया संघर्ष उल्लेखनीय है। अकबर के विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया? संघर्ष किया। अब जिन्होंने संघर्ष किया उनके बारे में हमको दिया जानकारी। तो महाराणा प्रताप है ना, हमने देखा कि महाराणा अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप, चांद बीबी और रानी दुर्गावती ने संघर्ष किया था। तो हम अभी महाराणा प्रताप ने किस तरह संघर्ष किया और वो कैसे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम आप सुनते हो, है ना, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। यानी उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे। तो उदय सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद में महाराणा प्रताप यह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मेवाड़ के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए बहुत संघर्ष जारी रखे और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अकबर के साथ में आखिरी तक, जब तक उनमें जान थी तब तक उन्होंने अकबर के साथ में संघर्ष किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान, त्याग आदि गुणों के कारण इतिहास में अमर बने। हम लोग महाराणा प्रताप का नाम अभी भी लेते हैं। वैसे ही चांद बीवी ईस्वी सन 1595 में मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1595 में जो मुगल थे उन्होंने निजामशाही की जो राजधानी थी, कौन थी? अहमदनगर। इस पर कब आक्रमण किया? 1595 में। मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को घेर लिया। अहमदनगर के जो हुसैन थे, अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पराक्रमी बेटी थी चांद बीबी। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पराक्रमी बहादुर बेटी का नाम क्या था? चांद बीबी। इसने वीरता पूर्वक युद्ध किया, है ना। और उस समय निजाम शाही के सरदारों में फूट पैदा हुई। इस फूट का परिणाम चांद बीबी की हत्या में हुआ, यानी उसको फूट कर चांद बीबी को की हत्या की गई। कालांतर में मुगलों ने अहमदनगर का किला जीत लिया। मुगल लोगों ने अहमदनगर का, चांद बीबी की मृत्यु के बाद में अहमदनगर का किला उन्होंने जीत लिया मुगलों ने, परंतु निजाम शाही का संपूर्ण राज्य मुगलों के हाथ में नहीं आ पाया। इसके बाद में आता है चांद बीबी के बाद में रानी दुर्गावती। विदर्भ का पूर्वी क्षेत्र, उसके उत्तर का मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान का छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और ओडिशा का पश्चिमी क्षेत्र मोटे तौर पर गोंडवाना का विस्तार है। चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी। दुर्गावती जो शादी के बाद में गोंडवाना की क्या बनी? रानी बनी। उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया और मध्यकालीन इतिहास में रानी दुर्गावती द्वारा मुगलों के विरुद्ध किया गया युद्ध अपना एक अलग महत्व रखता है। दुर्गावती के पति की मृत्यु के बाद अकबर के साथ युद्ध करते समय रानी दुर्गावती वीरगति प्राप्त कर गई, परंतु घुटने नहीं टेके। उसने मर गई लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। अकबर एक सुविज्ञ तथा सजग शासक था। उसकी धार्मिक नीति उदार और सहिष्णु भी थी। वह सभी धर्मों की जनता के साथ समान व्यवहार करता था। सभी धर्मों के उदात्त तत्वों का समन्वय करके अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, लेकिन उसने दीन ए इलाही स्वीकार करने के लिए किसी को भी अनिवार्य नहीं किया। उसने उस धर्म की स्थापना की, दीन ए इलाही, लेकिन किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की कि कोई उस धर्म का स्वीकार करे। अनिवार्य कंपलसरी किसी को भी नहीं किया। अब महाराणा प्रताप, चांद बीबी
रानी दुर्गावती के बाद में आते हैं औरंगजेब। बादशाह शाहजहां ने पुत्रों में से औरंगजेब सत्ता की स्पर्धा में सफल होकर पिता को बंदी बनाकर ईस्वी सन 1658 में बादशाह बन गया। यानी जो शाहजहां ने, बादशाह जो शाहजहां थे, उसने पुत्रों में से, यानी शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें से औरंगजेब जो था वो सत्ता की स्पर्धा में सफल हो गया और अपने पिता को उसने बंदी बना लिया और ईस्वी सन 1658 में वो खुद बादशाह बन गया। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शुकोह धार्मिक सहिष्णुता के बारे में प्रसिद्ध था। उसने 50 से भी अधिक संस्कृत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। जो संस्कृत के उपनिषद थे उसका उसने ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया, 50 से भी ज्यादा। ठीक है। औरंगजेब बादशाह बना उस समय मुगल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर तो दक्षिण में अहमदनगर तक और पश्चिम में काबुल से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में, पूर्व में जब औरंगजेब शासक बना तब उसने अपने शासनकाल में पूर्व में असम, दक्षिण में बीजापुर की आदिलशाही तथा गोलकुंडा की कुतुबशाही को नष्ट करके उनके प्रदेश अपने साम्राज्य में, अपने अधिकार में मिला लिया। उसके बाद में आता है आहोमों के साथ संघर्ष। ईस्वी सन की 13वीं शताब्दी में शान समाज के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप से बस गए। वह इन लोगों ने अपने राज्य स्थापित किए, है ना, अपने अपने अलग अलग अहोमों के साथ संघर्ष करने के बाद में उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित किए। वह इन लोगों ने अपना राज्य अलग अलग स्थापित किया। स्थानीय लोग इन लोगों को आहोम कहते हैं और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग उन लोगों को आहोम कहते हैं। औरंगजेब के कार्यकाल में आहोम और मुगलों के बीच दीर्घकाल तक संघर्ष, लड़ाई चलते रही। मुगलों ने आहोमों के प्रदेश पर आक्रमण किया। सभी आहोम गदाधर सिंह के नेतृत्व में संगठित हुए। लांछित बड़फुकन नामक सेनानी ने मुगलों के विरुद्ध प्रखर बहुत संघर्ष भी किया। मुगलों के विरुद्ध युद्धों में आहोमों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसको छापामार युद्ध कहते, उसका अवलंब किया। ठीक है। असम में अपनी सत्ता को दृढ़ करना मुगलों के लिए असंभव हुआ, इसलिए वो असम में अपनी सत्ता को मजबूत नहीं कर पाए। उसके बाद आता है सिखों के साथ संघर्ष। सिखों के 9वें धर्मगुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के 9वें धर्मगुरु गुरु तेग बहादुर थे। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरुद्ध अपना विरोध जताया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया और 1675 ईस्वी में उनका सिर कटवा दिया। किसने? औरंगजेब ने। किसका? गुरु तेग बहादुर का। उसके पश्चात, गुरु तेग बहादुर के पश्चात गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित करके उनके भीतर की वीरता को प्रेरित किया। उन्होंने योद्धा सिख युवाओं का एक दल स्थापित किया। इस दल को क्या नाम दिया? खालसा दल। इस दल को खालसा दल कहते हैं, जो किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। आनंदपुर उनका प्रमुख केंद्र था। और कहा क्या प्रमुख केंद्र था? आनंदपुर। औरंगजेब ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। उसकी सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। इस समय सिखों ने प्रखर संघर्ष किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में आए और नांदेड़ में उन्होंने निवास करने लगे। ईस्वी सन 1708 में उन पर आक्रमण हुआ और इसी हमले में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होगी। अब है राजपूतों के साथ संघर्ष किस प्रकार हुआ। तो अकबर ने अपनी सौहार्दपूर्ण नीति से राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया था, लेकिन राजपूतों का वैसा सहयोग औरंगजेब प्राप्त नहीं कर सका। मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में, मारवाड़ का जो राणा जसवंत सिंह था, उसकी मृत्यु के बाद में उसके राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
दुर्गादास राठौर ने जसवंत सिंह के अल्पायु बेटे यानी कम उम्र के बेटे अजित सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया। दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया और दुर्गादास के इस विरोध को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने राजपुत्र अकबर को मारवाड़ भेजा। राजपुत्र अकबर स्वयं खुद राजपूतों से जा मिला और उसने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। इस विद्रोह में महाराष्ट्र के मराठों से भी सहायता लेने का प्रयास किया। किसने? अकबर ने। मारवाड़ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को जारी रखा। अब आता है मराठों के साथ। राजपूतों के साथ संघर्ष तो हमने देखा, अब मराठों के साथ संघर्ष किस प्रकार हुआ? तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई है ना। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जब आए तो उनके नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई। स्वराज्य स्थापना के लिए उनके द्वारा किए गए, किनके द्वारा? शिवाजी महाराज के द्वारा किए गए इस प्रयास में उन्हें अन्य शत्रुओं के साथ मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण में आया, परंतु मराठों ने औरंगजेब के साथ प्रखर संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। इस संपूर्ण संघर्ष की जानकारी अब हम आगे वाले पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या क्या देखा कि किस तरह से शिवाजी महाराज से पहले किन किन राजाओं की सत्ताएं थी, जिसमें हमने पश्चिमोत्तर दिशा में किस प्रकार से आक्रमण हुआ यह देखा। फिर उत्तर की सुल्तानशाही किस प्रकार से हुई, विजयनगर राज्य किस प्रकार से बना, कृष्णदेवराय कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से अपना शासन चलाया, बहमनी राज्य किस प्रकार से तैयार हुआ, मोहम्मद गवा कौन था, उसका शासन किस प्रकार से हुआ, मुगल सत्ताएं, उसमें बाबर देखा हमने, मुगल सत्ता में महाराणा प्रताप, चांद बीवी, रानी दुर्गावती, औरंगजेब। उसके बाद हमने ओहोमों के साथ संघर्ष किस प्रकार से हुआ था मुगल सत्ता का, सिखों के साथ संघर्ष किस प्रकार से हुआ था, राजपूतों के साथ संघर्ष किस प्रकार से हुआ था और मराठों के साथ संघर्ष किस प्रकार से हुआ था। यह सभी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब आगे हम नेक्स्ट लेसन में किस प्रकार से संघर्ष हुआ मराठों के साथ में वो भी हम देखेंगे।